गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम काफ़ी टाइम बाद 12th क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैंने मार्क कर रखा है, मैं उन्हीं को इसमें पढ़ा रही हूँ। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, एक तो प्रकृति है जिसमें हमारे भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व आ जाते हैं, एक जीवन है जिसमें मनुष्य भी शामिल किया जाता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच में जो संबंध है, यानी प्रकृति के साथ मानव का जो संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के क्या कारण हैं। कोई भी चीज़ घटित हो रही है तो क्यों हो रही है, किसी स्थान विशेष पर हो रही है तो उसका क्या कारण है, एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आगे हम देखें तो जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का जो वर्णन था वो जीवित जीव के रूप में करते थे। इस संकल्पना को हम लेबेंसरोम की संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में देने वाले रेडजेल थे, इसका रेडजेल का जिक्र इसमें होता है। अब हम कुछ परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा रेडजेल के अनुसार है, जिन्हें मानव भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बनता है कि इस परिभाषा में संश्लेषण शब्द पर जोर दिया गया है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये रहा हमारा संश्लेषित शब्द। तो संश्लेषण शब्द पर जोर किसकी परिभाषा में दिया गया है, रेडजेल की में। आगे हम बढ़ते हैं। रेडजेल की ही शिष्या जो थी एलन सी सैम्पुल थी। एलन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम है। इन्होंने परिभाषा दी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें गत्यात्मकता शब्द पर जोर दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्रिया कर रही है, गतिशील है वो, तो गतिशील संबंधों पर यानी गत्यात्मकता शब्द पर जोर किसकी परिभाषा में, सैम्पुल की में। आगे बढ़ते हैं। विडाल डी ब्लास ने भी एक परिभाषा दी है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। इसमें पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना को इसमें प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम भूगोल की प्रकृति के बारे में यहाँ पर देखें। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आगे देखें हम तो मानव ने भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा अपनी पहचान बनाई है कि उसने खाली ज़मीन थी उस पर घर बनाए, गांव बस गए, नगर बने, सड़कें बनी, रेल बने। ये सारे इस तरीके से है कि भौतिक पर्यावरण ने एक मंच प्रस्तुत किया और मानव ने उस पर अपनी रचनाएं बनाई हैं, रचनाएं निर्मित की हैं। आगे बढ़े। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। यानी कि जैसे बाहर गर्मी पड़ रही है तो हम कमरे के अंदर एसी चलाकर उस टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे सर्दियाँ हो रही हैं तो हम रूम हीटर का यूज़ करके और अपने अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर को कर लेते हैं। ये प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर विकास हुआ है या टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम कर देती है। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि एसी चलेगा तो फिर हम गर्मी में नहीं रहेंगे, या फिर ठंड हो रही है हम रूम हीटर का यूज़ करेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। प्रौद्योगिकी की वजह से जो पर्यावरण की जो बंदिशें हैं हमारे ऊपर वो कम हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 संकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद।
पर्यावरणीय निश्चयवाद आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ये हमारा उस समय था कि जब पहले के समय में मनुष्य प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलता था। जैसे हमारा आदि मानव, उस समय ज़्यादा प्रौद्योगिकी तो थी नहीं, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था, प्रकृति के बीच में ही रहता था, प्रकृति के साथ ही सब कुछ करता था। प्रकृति यानी पत्तों से ही पत्तों को ही पहनता था, कंदमूल फलों को खाता था। ये सब पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। मानव का प्राकृतिकरण, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है कि बेंदा जो मध्य भारत के अबूझमाड़ के जंगलों में रहता था, बचपन में उसने मतलब उनके बीच में ही रहा, वहीं सारे वनों के बीच में ही रहा, फिर उसमें अंत में वनों में विलीन हो जाता है। इस तरह का कुछ दिखा रखा है कि मानव का प्राकृतिकरण कैसा था, यानी कि जो आदि मानव की स्टोरी हम ले सकते हैं यहाँ पर। आगे हम देखें तो हमारी संभववाद विचारधारा की ओर हम बढ़ते हैं कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। जैसे कि हम देखते हैं उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, हिल स्टेशनों पर लोग रेस्ट के लिए जाते हैं। विशाल नगरीय प्रसार, नगरों का कितना प्रसार हुआ है, खेत हैं, फलोद्यान मैदान, तरंगित पहाड़ियाँ में चारागाहें, तटों पर पत्तन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग और अंतरिक्ष में उपग्रह आदि। पहले विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया था, यानी कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण क्या, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दे रखी है कि एक महिला थी, वो ऑफिस में काम करती थी, वो काफ़ी दूर मतलब फॉरेन कंट्री में अपने जॉब के लिए जाती थी और फिर शाम का समय ऐसा होता था कि वो शाम को आके अपना वही सीरियल अपने घर पर आकर देख लेती थी। इसका मतलब ये था कि किस प्रकार से उसने जो दूरी थी उसको मतलब प्लेन की सहायता से उसको कम समय में कर लिया कि वो अपने टाइम पर अपने घर पहुंच जाती थी। आगे हम बढ़ें तो हमारी अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इसे देने वाले ग्रिफिथ टेलर थे। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच में मध्यम मार्ग को परिलक्षित करने वाली विचारधारा है। इसके बारे में अगर हम कहें तो यहाँ ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति होती है, ना कि यानी कि ना तो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही नितांत स्वतंत्रता है, यानी कि संभववाद की दिशा है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं, येलो लाइट पे हमें अलर्ट होता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, ग्रीन लाइट होते ही हम निकल जाते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो पर्यावरण, इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हों संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं है। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है दुर्घटनाएं होंगी। जैसे कि जितनी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है उसी के प्रभाव में हमें हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती नदियाँ, इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारी 3 विचारधाराएं दी गई हैं, जिसमें मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण, देखो मानवतावादी या कल्याणपरक जो नाम है तो कल्याण से है। इसमें कल्याण 3 प्रकार से होगा। आवासन से, आवास यानी कि रहने के लिए घर, स्वास्थ्य बेहतर होगा तो शिक्षा होगी, तो इन पक्षों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगली विचारधारा आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है। इसमें निर्धनता के क्या कारण हैं, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्पाल पर बोध दिया गया है। आगे हम पढ़ें तो यहाँ हमारे एक सारणी दे रखी है, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरंभिक उपनिवेश युग में किस उपागम का उद्भव हुआ था, तो अन्वेषण और विवरण आरंभिक उपनिवेश युग में। दूसरा है हमारा उत्तर उपनिवेश युग में, तो ये प्रादेशिक विश्लेषण था कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। इसका मतलब ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, इनकी पूरी समझ। प्रादेशिक विश्लेषण ने प्रत्येक क्षेत्र का अलग विश्लेषण। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन हुआ। 1950 के दशक के अंत से 60 तक स्थानिक संगठन। 1970 में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ जो अभी भी हमने यहाँ पर पढ़ी। कल्याणपरक,
आमूलवादी जिसे रेडिकल भी कहते हैं और व्यवहारवादी, इन तीनों विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था। इधर हम देखें तो मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते 1970 में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। 1990 के दशक में हमारे उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र दिखा रखे हैं, जिसमें सब चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र 2 हैं, एक निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। आगे हम देखें तो जनसंख्या भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, आवास भूगोल का भी नहीं है, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र उपक्षेत्र यानी कि आर्थिक भूगोल यानी कि अर्थ यानी धन से संबंधित। देखो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ये सब हमें धन उपलब्ध करवाती हैं। उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये था हमारा क्लास 12th का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।